हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आपको एक सैलरी का वीडियो आज से पहले भेजा हुआ है और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सैलरी की अमेंडमेंट्स प्लस सैलरी की रिविजन्स बताई है। ठीक है, सारे के सारे प्रोविजन मैंने कवर करवाए थे। सैलरी में मैंने आपको अमेंडमेंट करवाई थी। क्लियर है। अमेंडमेंट कहां पर आई थी? रेंट फ्री एकोमोडेशन में आपकी बहुत मेजर अमेंडमेंट थी। और आज मैंने वादा किया था कि आपसे मैं सैलरी के एमसीक्यू आपसे डिस्कस करूंगा इस वाली वीडियो में। एक्सक्लूसिवली ये वीडियो मई 24 के स्टूडेंट्स के लिए है। पूरा का पूरा अमेंडेड वीडियो होगा और कई सारे क्वेश्चंस हम एमसीक्यू के आज कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। पीडीएफ बच्चों में आप लोगों को सेंड कर चुका हूं। जिनको पीडीएफ नहीं मिली है वो मेरे से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से मांग सकते हैं। बेटे, क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाना चाहता हूं एक बार और सैलरी के बारे में। सैलरी में एक चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन नंबर 15 से आपकी सैलरी शुरू होती है। और सबसे पहला सैलरी में बताया था इंप्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। ये लाइन बहुत जरूरी है। आज के एमसीक्यू में आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था यहां पर मेजरली 4 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने, एक अलावेंसेस, एक परक्यूजिट्स, एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक प्रोविडेंट फंड और कुछ मिसलेनियस पॉइंट भी है छोटे मोटे। अलावेंसेस 3 टाइप के होते हैं, पार्टली टैक्सेबल अलावेंस, फुली एग्जेम्प्टेड अलावेंस, फुली टैक्सेबल अलावेंस। फुली टैक्सेबल अलावेंस मैंने कहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूनाइटेड नेशन मेंबर की बॉडी के लोगों को, उनके मेंबर्स को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट जज को मिलता है, हाई कोर्ट जज को मिलता है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड। हमने पार्टली की बात करी। पार्टली में सीक्वेंस था, पहला एचआरए। एचआरए क्या बताया था? बेसिक, कमीशन और डीए। एचआरए की सैलरी थी। कमीशन क्या होना है? फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और सेल्स, और डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 50% या 40% ऑफ सैलरी, 50% दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और 40% अदर स्टेट में। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो भी आया मिनिमम अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। टैक्सेबल क्या करेंगे? एक्चुअल में से माइनस करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस, तो बेटे 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। बेटे एक बात ध्यान रखना, आपके एमसीक्यूज के अंदर, एमसीक्यू में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटे छोटे प्रोविजंस। क्योंकि एग्जामिनर आपसे, आईसीआई आपसे जो है क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर इन छोटे छोटे प्रोविजंस को एमसीक्यू के माध्यम से पूछ लेगा। क्लियर है? तो आपको ये सारे प्रोविजंस याद रखने। चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस 300 रुपए। फिर हमने बात करी थी हेल्पर अलावेंस, यूनिफॉर्म, रिसर्च, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली अलावेंसेस, बस ऑफिशियल वाला माइनस करना है। ट्राइबल एरिया अलावेंस 200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट है। अंडरग्राउंड 800 रुपए। डिसेबल एम्प्लॉय घर से ऑफिस, ऑफिस से घर 3200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करने वाले 70% ऑफ सैलरी और बीसी, सॉरी 70,000 रुपए, सॉरी 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ सैलरी। क्लियर है बेटे? और फिर हमने करी बात फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस की। तो फुल्ली टैक्सेबल में क्या बात हुई बेटे? मैंने एक शॉर्ट कट बताया था आपको। स्कोप एमटीएनएल, सर्वेंट अलावेंस, सिटी कंपनसेटरी, ओवर टाइम, पी फॉर प्रोजेक्ट, ई फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कौन सा? पार्टली वाला। क्लियर है? तो पार्टली वाले एंटरटेनमेंट में आपको गवर्नमेंट वाला लेना है, प्राइवेट वाला फुली टैक्सेबल होता है। क्लियर था? फिर हमने परक्यूजिट्स की बात करी। आरएफए मैंने आपको बताया था, आरएफए पिछली वीडियो के अंदर पूरी अमेंडमेंट मैंने बताई। इंटरेस्ट फ्री लोन एसबीआई का लैंडिंग रेट होता है। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर, फुली टैक्सेबल। यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स मूवेबल एसेट्स, तो वो अगर एम्प्लॉयर का खुद का एसेट्स है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, खुद का नहीं है तो रेंट। और फिर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट में मैंने कहा था क्या कि अगर आपको लैपटॉप वगैरह ट्रांसफर हुआ तो 50% डब्ल्यूडीवी, कार 20% और बाकी के अदर एसेट्स एसएलएम से 10%। ठीक है? और फिर हमने बात करी क्या? गिफ्ट 5,000 रुपए तक, अगर कैश गिफ्ट और मिला चेक फुली टैक्सेबल, और 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है गिफ्ट इन काइंड, 5,000 से ऊपर पूरा टैक्सेबल। फ्री मील्स रिमोट एरिया में मिला एग्जेम्प्ट होता है।
फ्री मील्स अगर हमको ऑफिस में मिला है एग्जेम्प्ट होता है, बाकी इसके अलावा 50 रुपए पर मील क्या होता है आपका एग्जेम्प्ट, इसके अलावा टैक्सेबल। क्रेडिट कार्ड और क्लब फैसिलिटी में जो भी एम्प्लॉय से रिकवर किया और एम्प्लॉय ने जो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर किया वो माइनस करेंगे, बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा टैक्सेबल। फिर आपका अपना ये था कि एम्प्लॉय को घुमाने लेकर जा रहे हैं ट्रैवलिंग वगैरह पे, ऑफिशियली फुली एग्जेम्प्ट। वाइफ के साथ जा रहा है 50% ऑफ कॉस्ट, और पूरी टीम को एक साथ लेकर जा रहे हैं एम्प्लॉयज की, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर का, और एक साथ नहीं लेकर जा रहे, मतलब अलग अलग फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो वहां पर नियर बाय एजेंसी जो चार्ज करती है। फिर हमने ई शॉप की बात करी, फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉय से चार्ज किया, क्लियर है। फिर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के परक्यूजिट की बात करी, सबसे पहला फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, अगर एम्प्लॉयर की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वरना फेयर मार्केट वैल्यू, ऑल वेल। फिर हमारा था बहुत इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को या एम्प्लॉय को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है फुली एग्जेम्प्ट, उसके बच्चों को करवा रहा है फुली टैक्सेबल, उसके बच्चों को करवा रहा है अपने इंस्टीट्यूशन में, तो नियर बाय लोकेलिटी में जो चार्ज करते हैं उसमें से 1000 रुपए पर मंथ माइनस करेंगे, और माइनस एम्प्लॉय से कुछ लिया हो तो। और अगर रिलेटिव को अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़वा रहा हो तो नियर बाय लोकेलिटी में जो स्कूल चार्ज करता है 1000 रुपए पर मंथ यहाँ नहीं होने वाला, क्लियर था। फिर हमने कार की बात करी, तो कार में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, रनिंग मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, बोथ पर्पस के लिए करते हैं। 1800 पर मंथ, 1.6 लीटर का इंजन होगा, 2400 पर मंथ उससे ऊपर, और ड्राइवर के लिए 900 रुपए, क्लियर था। और दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया था 600 और 900 पर मंथ वाला था। फिर मेडिकल, तो मेडिकल के बारे में इन इंडिया में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, आउटसाइड इंडिया में ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर बात हुई बेटे प्रोविडेंट फंड की, प्रोविडेंट फंड में स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सब जगहों पर एग्जेम्प्ट होते हैं। हम मेनली बात करेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की, जहां पर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर करता है तो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, और सैलरी 12% ऑफ सैलरी, सैलरी क्या होती है बीसीओडी, इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें तो लीव इनकैशमेंट 20 लाख रुपए की अमेंडमेंट है, बता दिए। ग्रेचुटी हमें देखना है, ग्रेचुटी उसको मिलती है एम्प्लॉय को, कवर्ड है ग्रेचुटी एक्ट में या कवर्ड नहीं है, कवर्ड होगा तो 15/26, नहीं होगा तो 15/30, क्लियर है। और फिर हमने बात करी आगे पेंशन की, तो कम्यूटेड और अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल होता है। फिर हमने रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन की बात करी। ऐसे हमने पूरा का पूरा ये चैप्टर पिछली क्लास में जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी वो हमने कर लिया था। अब आज उसी के दम पर, पूरे के पूरे प्रोविजन के दम पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ये एमसीक्यू को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज है, कुल 70 एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हैं। आप अगर ये 70 एमसीक्यू करके जाते हो तो इनफ है सैलरी के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ 15-20 के आसपास कोशिश करेंगे कि हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करें। तो बेटे स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले यहां पर कह रहा है RS a chartered accountant is employed with GK Limited as an internal auditor and requests the employer to call the remuneration as internal audit fee. RS shall be chargeable to tax for such fee under the head. बेटे RS एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि GK लिमिटेड के अंदर एज इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है। बेटे आपको पता है अगर किसी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटर, यहां पर क्या लिखा हुआ है वर्ड एम्प्लॉयड, मतलब ये नौकरी कर रहा है। तो नौकरी कर रहा है तो वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट जीके लिमिटेड का क्या होगा, एम्प्लॉय होगा ना। तो फिर इसका आंसर क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज। कई बच्चे पीजीवीपी में डाल देते हैं क्योंकि आप लोग सीए कर रहे हो, आपको ये लगता है कि जो ऑडिट करता है वो तो फर्म होती है और फर्म ऑडिट करती है तो फर्म का तो बिजनेस होता है। बिल्कुल गलत बेटे। फर्म जब ऑडिट करती है तो जनरली वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। जब आप ऑडिट पढ़ोगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा। यहां पर वो एम्प्लॉयड है तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी यहां से लेनी है। क्लियर है बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है महिंद्रा लिमिटेड सैलरी दे रहा है 2,50,000 की अपने एम्प्लॉय वासु को एंड अंडरटेक टू पे द इनकम टैक्स अमाउंटिंग ₹10,300। मतलब महिंद्रा लिमिटेड
अपने एम्प्लॉय का इनकम टैक्स खुद पे कर रहा है। तो अभी परक्यूजिट नंबर 3 मैंने आपको पढ़ाया था, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर फुली टैक्सेबल। ऑल वेल। तो वासु के बिहार पर तो ग्रॉस सैलरी क्या हुई बेटे, नेट सैलरी नहीं पूछी। अगर नेट सैलरी पूछी होती ना आपसे तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहां पर देना होता। तो ग्रॉस सैलरी बेटे यहां पर क्या आने वाली है, 2,50,000 रुपए तो उसकी नॉर्मल सैलरी हो गई, प्लस उसको एक परक्यूजिट मिला 10,300 रुपए का, यानी कि इनकम टैक्स उसका था, पे करा एम्प्लॉयर ने 2,60,300 रुपए। तो आपका ये बी पॉइंट आ गया। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, 4 में आपको मैंने बताया था सैलरी ड्यू और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर चार्ज होती है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो बेटा लिखा हुआ है के एस हु इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, एक एडवांस ले रहा है कितने का, 50,000 रुपए का अगेंस्ट द सैलरी इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। तो ये कह रहा है कि भाई इसकी ग्रॉस सैलरी क्या होने वाली है। के एस लिमिटेड हु इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ और एडवांस 50,000 ले रहा अगेंस्ट द सैलरी इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। तो बेटे इसकी 20,000 रुपए सैलरी है, सिंपल 20,000 इंटू 12, सैलरी क्या हो गई आपकी 2,40,000 रुपए। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, एस एम लिमिटेड, एस एम हु इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, इसकी सैलरी क्या है 20,000 पर मंथ। इसने एडवांस सैलरी ली है अपने एम्प्लॉयर से फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई 24 की सैलरी इस बंदे ने ले ली कब, मार्च में, मार्च 2024 में। ऑल वेल। ऑन 31 मार्च 2024 को। तो ये कह रहा है ग्रॉस सैलरी क्या होगी। तो कई बच्चे यहां पर ये गड़बड़ करने वाले हैं कि सर ग्रॉस सैलरी इसकी होगी 20,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 2,40,000। बिल्कुल गलत बेटे, इसकी ग्रॉस सैलरी 2,40,000 तो ये प्लस ड्यू और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर, मतलब अप्रैल और मई की सैलरी रिसीव उस बंदे ने कब कर ली है, मार्च के अंदर कर ली है। अप्रैल और मई की सैलरी उसने कब रिसीव करी, मार्च के अंदर रिसीव कर ली है। तो ऐसी सिचुएशन में 2,40,000 प्लस 2 महीने की सैलरी 40,000, आपका आंसर आ गया 2,80,000। ठीक है बेटे। तो अब ये 5th और 6th क्वेश्चन आप करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, सैलरी ऑफ जेड बिकम्स ड्यू ऑन 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी, एंड पेड ऑन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सैलरी ड्यू होती है 1 तारीख को और रिसीव होती है 7 तारीख को। तो सैलरी ऑफ जेड जो है वो आप कब से लोगे, तो क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ जेड बिकम्स ड्यू ऑन 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो पक्की बात है आपकी अप्रैल की सैलरी ड्यू हुई होगी कब, मई में, और मार्च की सैलरी बेटे मेरे ड्यू हुई होगी कब, अप्रैल के अंदर। क्लियर है। तो यहां पर आपका ड्यू हो रहा है कब, 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड पेड ऑन द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो आपकी सैलरी जो है आपकी अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक हर साल यही सिलसिला आपका चलता रहेगा। बात कुछ समझ में आ रही है। अब आप बोलोगे सर अप्रैल से कब, क्यों, तो बेटे पिछले वाले मार्च की सैलरी ड्यू कब हुई होगी, इस अप्रैल में। तो 1 अप्रैल यहां से हो गया टू 31st ऑफ मार्च 2025। ऑल वेल। तो ये वाला क्वेश्चन है इसका अप्रैल 24 से मार्च 25। अब अगला ये कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस इंक्रीज इन डीए ऑन 15 अगस्त 2023 with retrospective effect from 1st June 2021 and the same were paid on 16/12 यानी कि 16 दिसंबर 2023 को वो सारी की सारी रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे वाले सालों का डीए भी आपको अब मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने 15 अगस्त को अनाउंस करा। द एरियर ऑफ डीए शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर।
तो बेटे कौन से प्रीवियस ईयर में अनाउंस हुआ है? 23-24। और पे कब हुआ है? 23-24। तो फिर 23-24 के अंदर उस बंदे को जिसको डीए मिला है पिछले 2-3 साल का, जिस साल में उस बंदे को रिसीव हुआ है उस साल में टैक्सेबल होगा 2023 और 2024। क्लियर है बेटे? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10th, सैलरी रिसीव्ड बाय द पार्टनर ऑफ ए फर्म इज चार्ज अंडर द हेड। बेटे एक पार्टनर अपनी फर्म से पैसे ले रहा है एज पार्टनर, तो पार्टनरशिप तो बिजनेस के अंदर होती है, ये तो आपने लॉ के अंदर भी पढ़ा हुआ है फाउंडेशन लेवल पर, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन बिजनेस। ओके, तो वहां पर आंसर बिजनेस इनकम है। क्लियर है? तो यहां पर 10th का क्या आंसर आने वाला है? बी। क्लियर है? चलो जी 11th पॉइंट। बेटे ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चे को। अगर आप लोगों ने टैक्सेशन में अदर सोर्सेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि बेटे एमएलए और एमपी को मिलने वाली जो सैलरी होती है वो अदर सोर्सेज में जाती है। उनके अलावेंसेस इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आते हैं जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन उनको मिलने वाला सैलरी पूरा का पूरा अदर सोर्सेज का पार्ट होता है। वहां पर क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, इसीलिए अदर सोर्सेज के अंदर इनको भेजा जाता है। क्लियर है बेटे? तो 12th पॉइंट बेटे देखेंगे, कमीशन रिसीव्ड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज चार्ज अंडर द हेड। तो एक डायरेक्टर को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है एक कंपनी का। तो डायरेक्टर को अगर वो कमीशन रिसीव करता है तो वो जाता है मेरे बेटे सैलरी के अंदर। तो डायरेक्टर दो तरीकों के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलने वाली जो फी होती है वो जाती है अदर सोर्सेज में, क्योंकि वो कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करता। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं। तो यहां पर उनका पूरा का पूरा जो चार्ज होता है वो सैलरी के अंदर होता है। इसका एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अंदर हमने बताया था कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं। तो वहां पर आंसर बताया था मैंने कि वो बंदा जो कंपनी का डायरेक्टर होगा वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। तो इससे भी आपको प्रतीत हो रहा है कि सैलरी के अंदर ये वाला जाएगा। क्लियर है बेटे? तो 13 क्वेश्चन बेटे जरा ध्यान से बताओ, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू रिसीव्ड या ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर क्या है इसका? सी पॉइंट, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ओके, अब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये है, चलो जी 18th क्वेश्चन आप बताएं बेटे, फॉर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय द एंटायर ग्रेचुटी रिसीव्ड इज व्हाट। तो मैंने आपको ग्रेचुटी में बताया है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको मिलने वाली ग्रेचुटी क्या होती है बेटे? एग्जेम्प्ट होती है। क्लियर है? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटायर ग्रेचुटी रिसीव्ड इज एग्जेम्प्ट ऑन हिज रिटायरमेंट। ओके बेटे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहां पर डेथ भी है बेटे, दोनों में, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी। इसका आंसर आपका सी है। क्लियर है? द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी दैट इज एग्जेम्प्ट इज ₹20 lakhs। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आगे बढ़ते हैं। यस, एन एम्प्लॉय इज कवर्ड। बेटे क्या है? कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस शैल बी लास्ट ड्रॉन सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 months या एवरेज सैलरी ऑफ कंप्लीटेड ईयर। बेटे बताओ, एवरेज सैलरी हम तब लेते हैं जब ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता है। जब कवर्ड होता है तो लास्ट ड्रॉन सैलरी लेते हैं। 15/26 मल्टीप्लाई बेसिक प्लस डीए, याद है आपको, मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months भी ऐड करना है। तो यहां पर बेसिक मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी। ये कब होता है? जब कवर्ड होता है। ऑल वेल बेटे, आगे बात करते हैं। एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, हिज सैलरी इंक्लूड्स
डीए नॉट इंक्लूड डीए, तो मैंने अभी अभी ऊपर बताया इंक्लूड्स डीए, तो 24 हमारा ये हुआ। चलो जी बात करते हैं अब 27 देख लेते हैं। एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो कवर्ड है, तो कवर्ड है तो मंथ कितना लेते हैं 15/26, तो आंसर क्या आ गया बी। ठीक है जी। अगर एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है तो सैलरी क्या लेते हैं बेटे, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ प्रेसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। याद है अगर कवर्ड नहीं है तो रूल क्या है 15/30 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो एवरेज सैलरी कैसे निकलता है, जिस दिन रिटायर हुआ है, पिछली क्लास में भी बताया, रेगुलर क्लास में भी बात करते हैं, जिस दिन रिटायर हुआ है उसके पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी।